दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 29 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। ये रही अब तक की हेडलाइंस। स्विट्जरलैंड ने लिया बड़ा कदम, हिजबुल्लाह पर बैन लगाने से किया इनकार। 60 ब्रिटिश सांसद हुए इजराइल के खिलाफ, हथियार बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग की। खतरे में गजा के 11 लाख बच्चे, मंडरा रहा भुखमरी का खतरा। आईडीएफ ने किया बड़ा दावा, लेबनान में जंग के दौरान 3500 हिजबुल्लाह लड़ाकों की हुई मौत, लेकिन अपने कितने फौजी मारे गए नहीं बताई तादाद। और पुतिन ने दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी, कहा अमेरिका और नाटो ने रेड लाइन कर दी क्रॉस। तो चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की। और आज खबरें तस्वीरों के साथ। असल में कि कोई इंसान जब एक स्पीच देता है उसमें से कई बयान निकलते हैं, हेडलाइन कोई एक बनता है। फिलहाल पहली हेडलाइन तो यह है कि स्विट्जरलैंड ने हिजबुल्लाह के ऊपर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। असल में 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हुआ तो हमास पर तो बैन लगा दिया, लेकिन उसका भी मामला दिसंबर में सुना जाएगा कि 5 साल का बैन हमास पर लगाना है या नहीं। इसके साथ ही इस पिटीशन को भी सुना जाएगा कि हिजबुल्लाह के ऊपर बैन लगाना है या नहीं। हालांकि अभी साफ कर दिया, अभी कोई बैन नहीं लगाएंगे। तो हिजबुल्लाह को बड़ी राहत है। स्विस गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ऐसे कोई बहुत पर्याप्त सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है कि हम उन पर बैन लगा सकें। ये फेडरल काउंसिल है, उसने पाया है कि जो बताए गए हैं कि हिजबुल्लाह ने ये किया वगैरह, वो इतना ज़्यादा हमें माकूल लगा नहीं। खैर, अब दिसंबर में सेशन होगा पार्लियामेंट का स्विट्ज़रलैंड की, और तब ये तय होगा हमास पर 5 साल का बैन लगाना है और हिजबुल्लाह का क्या करना है। दोबारा तब सुनवाई कर ली जाएगी। फिलहाल तो बैन लगाने से इनकार है। सर, बढ़ते हैं आगे। बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन के 60 एमपीज ने, 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी रुकने पार्लिमान सांसद, इन्होंने और 7 पार्टी के लॉर्ड्स ने, वहाँ लॉर्ड्स भी होते ना, लॉर्ड्स माउंटबेटन ये सब वगैरह नाम लगते हैं। तो लॉर्ड्स जो हैं 7 पार्टियों के, उन सब ने फॉरेन सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन डेविड लैमी को खत लिखा है और बाकायदा साइन के साथ। और ये 60 एमपी, 7 लॉर्ड्स, 67 नंबर्स। तो इन्होंने, इन सब ने मांग की है कि चूंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुका है, उसके खिलाफ वारंट कट चुका है। अब उसकी तारीख वारीख पड़ती रहेगी जो भी है। आपको तो किसी वॉर क्रिमिनल या वॉर क्रिमिनल के आरोपी को हथियार नहीं देने चाहिए जब तक कि दूध का दूध पानी का पानी आईसीसी में ना हो जाए, वारंट के बाद वो गिरफ्तार ना हो जाए या सरेंडर ना कर दे। आप अगर वो कल को क्रिमिनल निकल गया नेतन्याहू, तो आप एक ऐसी हुकूमत को हथियार देते रहेंगे जिसका सरबराह एक क्रिमिनल है। ये सब कुछ लिखा गया है और ये कहा है कि इस तरफ बड़े ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है कि इजराइल को और हथियार नेतन्याहू को ना दिए जाएं, क्योंकि उस पर जो वॉर क्राइम के करने के इल्ज़ाम लगे हैं वो वॉर क्राइम हथियारों से हुए हैं। क्या हम भी अपने हथियारों को वॉर क्रिमिनल्स के हाथ में दे देंगे? पूछा गया है। बड़ी बात है। गजा के 11 लाख बच्चे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। करीबन जो है, आप समझ लीजिए कि 10 लाख मोटा मोटी तौर पर तो बच्चे हैं। ये बात कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कही है और उन्होंने ये डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस गजा के हवाले से कहा है। उन्होंने अल जजीरा को बताया था कि लगभग 11 लाख 1.1 मिलियन बच्चे गजा के मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं। और कुपोषण क्यों होता है? खाने पीने की सही चीज़ नहीं होना, न्यूट्रिशन नहीं होना, जो बच्चों को ग़िज़ा चाहिए वो नहीं मिलना, और फिर बीमारियों से जब लग जाए भूखमरी से दवा ना मिलना। ख़ास तौर से भूख और रोटी होने वालों से ताल्लुक़ रखता है मेल न्यूट्रिशन। और ये बताया गया है कि कमाल अदवान हॉस्पिटल में बच्चे भरे पड़े हैं। अल अरबी अस्पताल में भी ऐसी हालत है। बहुत सी चीज़ें नहीं हैं अस्पतालों में, चीज़ लाइक पीसेस ऑफ C4 मटेरियल्स, ये सब वगैरह नहीं है। 36 बच्चे गजा में अब तक भुखमरी से मारे जा चुके हैं। 11 लाख बच्चों पर यह खतरा मंडरा रहा है। इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आईडीएफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया। मैं मिक्सचर खबरें आपको दिखा रहा हूँ, पहले इधर, फिर बीच में कहीं दूसरी दुनिया, फिर आपको इधर ले आऊँगा।
आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है कि 3,500 फौजी या रंगरूट या जंगजू या लड़ाके हिजबुल्लाह के उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान लेबनान में मार दिए और 7,000 को जख्मी किया है। इन्होंने ये तादाद कही। तो मेरा सवाल ये है कि आपके कितने मारे गए हैं? अगर आपने 3,500 इनके मार दिए थे, 7,000 जख्मी कर दिए थे, तो फिर आपके कितने मरे जो आपने सीज फायर कर लिया? इस हिसाब से तो ये कहा जा सकता है आपका नुकसान ज्यादा हुआ है। वो असली तादाद कब बताई जाएगी? मैं सिर्फ हेडलाइन पर रहता हूं, अंदर क्या पढ़ना है जब सवाल यहां खड़ा करके लकीर खींचती है, बताइए ना। बेन गुविर इजराइल का कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म का मंत्री, जिस पर दुनिया भर में सवाल उठते रहते हैं, बेन गुविर ने यह मुतालबा किया है कि इजराइल फिर से गजा पर कब्जा करे जैसे पहले था। लेबनान सीज फायर की मुखालफत इसने फिर से की है। इजराइल में जो हुकूमतें होती हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं, अलायंस होते हैं। कभी एक पार्टी की हुकूमत बनती नहीं, तो ये मंत्री इसलिए है क्योंकि इसकी पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ है नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को और बाकी अलायंस को भी। जब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है लेबनान का सीज फायर, तो इस्तीफा दो और गवर्नमेंट से निकल जाओ। वही है, मतलब खाते भी रहेंगे और बुराई भी करते रहेंगे, गद्दी पर बैठे भी हैं और गजा को फिर से कब्जाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। अब आते हैं पुतिन की बात पर। पुतिन ने सर 2 चीजें बड़ी कही हैं। पुतिन ने एक बात जो कही उसे समझ लीजिए, और मैं ये बात पहले भी आपको कह चुका था। पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाल बिछा कर जाना चाहते हैं जो बाइडेन, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को लंबी रेंज की मिसाइलें दागने की इजाजत दे दी, जो उन्होंने ATACMS दी थी यूक्रेन को। और इसके अलावा जो एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में भड़क रहा है, मैं कह रहा हूं इशारा था उधर सीरिया की तरफ एकदम से जो आग लग रही, उसको भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग के नए और बड़े मोर्चे खोलकर जाना चाहते हैं जो बाइडेन, ताकि रिपब्लिकन पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल जंग सुलझाने में और निपटाने में और लड़ने में फंसे रहें, ताकि फिर वापस जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट को अगले इलेक्शन में फायदा हो सके। तो ये बताया, ट्रंप अ स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस पर्सन, पुतिन ने कहा, ही विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं, पुतिन को यकीन भी है कि ट्रंप बड़े स्मार्ट हैं, चालाक भी हैं, और वो किसी न किसी सॉल्यूशन के साथ इन सब चीज़ों से पार पा लेंगे। जो बाइडेन बीज और जाल बो कर जा रहे हैं उससे निकल जाएंगे। पुतिन ने 3rd वर्ल्ड वॉर की भी वार्निंग दी है। मारियो ने से शेयर किया, ये खबरें बनती हैं, देर में बनती हैं, जैसे बोला वैसे आ गया। इसमें 4 फोटो भी हैं, वो जंग के मैदान के हैं। इसका इससे कोई वास्ता नहीं है कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो गई या फिर परमाणु बम चल गया। पुतिन ने कहा है कि जो है 3री वर्ल्ड वॉर छिड़ने की उन्होंने एक शबाहत दी है, बंद लफ्जों में इशारा किया है। बोले कि नाटो और US, अमेरिका और पूरे नेटो मेंबर सीधे हैं, हम जंग में उतर चुके हैं हमारे खिलाफ, फुल्ली एट वॉर विद रशिया, हमारे खिलाफ जंग में अब सीधे उतर चुके हैं। ये जो उन्होंने मिसाइलें जलाने को दी हैं वो सीधा जंग का ऐलान है। और पुतिन और मेदवेदेव जो मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा है कि हर एक रेड लाइन, लाल लकीर, वो ख़त्म कर दी है अमेरिका और नेटो ने, उसे पार कर दिया है। जिसके पार नहीं जाना था, जिसके पार बस तबाही थी, मतलब हद होती ना, कैसे कि हद में रहो, वो हद एक लाल लकीर है, वो हद से पार आ गए हैं, ये कहा गया है। और ये एक हाइब्रिड वॉर में बदल रही है यूक्रेन और रूस की जंग, ये कहा गया है। और ये भी कहा है पुतिन ने कि नेटो जितनी मिसाइलें बनाता है वो ये जान ले, रूस का प्रोडक्शन उनसे 10 गुना ज़्यादा है टोटल नेटो मेंबर से। इतनी मिसाइलें मारेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे, ये कहा गया है। खैर, बोरिस जॉनसन को आप जानते हैं, ये लंबे बाल जिनका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। बोरिस जॉनसन एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। ये था वो बंदा, वो बुलडोजर पे चढ़ा था। खैर, इन्होंने क्या बोला है कि ब्रिटिश फौज को यूक्रेन भेजना चाहिए रूस से लड़ने, और रूस का तमाम जितना पैसा है, कैश है, वो हथियार लेना चाहिए, उसे छोड़ दो बिना कैश के। हमने उसका $300 बिलियन जो फ्रोज कर रखा है, रूस का हड़प रखा है लोगों ने, अभी इन सारी कंट्रीज ने फ्रीज कर रखा है, वो रूस खर्च नहीं कर सकता, उसको भी हड़पने के
जो है आपको पता ही है क्या हुआ था। उसके बाद ये कहते हैं, आइडिया मेरे दिमाग में आया कि अब चलो रूस ही चलते हैं, सारा पैसा नहीं। इनकी आदत इन अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की, अभी भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब ठीक नहीं है। नीदरलैंड ने 3 पैट्रियट लॉन्चर्स यूक्रेन को दिए, सप्लाई किए यूक्रेन को। नीदरलैंड ने पैट्रियट लॉन्चर्स, आप जानते हैं पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, और इससे क्या होगा, क्या वेस्टर्न नेशन लगातार इंडल्ज होते चले जा रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग में। ये सिर्फ रशिया के सब्र का इम्तिहान है। अब देखते हैं कि पुतिन क्या करते हैं, वो भी बड़े बेसब्रे आदमी हैं। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है वो सुन लीजिए। असल में सीरिया में मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन मूवमेंट्स जो हैं वो सीरिया की बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ अब एकदम से 2 दिन से बड़ी तेज़ तरीके से हमले कर रहे हैं। इसमें IRGC के एक कमांडर जो सीरिया में रहते थे ईरान के, वो भी मारे गए कल। अब इन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ टर्की आप देख रहे हैं, टर्किश डिफेंस मिनिस्टर को, इन्होंने क्या कहा है कि हम सीरिया के जो हालात हैं उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बारीक नज़र रखे हुए हैं, हम पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनसे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और कह रहे हैं कि हमने अपने कई तरीके के प्रिकॉशंस ले लिए हैं, अपने फौजियों से कह दिया कि बिल्कुल तैयार रहना। तुर्की की सीरिया में बहुत दिलचस्पी रहती है। हालांकि बंद लफ्ज़ों में ये कहा गया ईरान की तरफ से तुर्की से कि आप सीरिया के मामले से ज़रा दूर रहिएगा, लेकिन देखते ही हैं कि आगे क्या होता है। मैंने एक वीडियो देखा, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप जर्नलिस्ट को 2-3 शॉट में देख सकते हैं। 2-3 कैमरा लिए हुए हैं, एक आगे भाग रहा है। ये वो तमाम जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर इजरायली ड्रोन्स हमला कर रहे थे। सोचिए, ड्रोन्स इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि ये कत्लो गारत को डॉक्यूमेंट कर रहे थे, अपने कैमरे में कैद कर रहे थे ताकि दुनिया देख सके। कल के बहुत ही अलग किस्म के वीडियो आए हैं। भागते पर ऐसे वीडियो बनाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि हर तरफ से गोली चल रही थी, कहीं एम्बुलेंस में लोग भरकर भागे चले जाए, मतलब वो अलग किस्म का भागना था, और ये जर्नलिस्ट का भागना भी। ये बताया जा रहा है कि अल-नसीरियत रिफ्यूजी कैंप जो है गजा स्ट्रिप में, उस पर वहाँ पर ये हमले हुए और जर्नलिस्ट को भी नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। जर्नलिस्ट, मेरी बिरादरी के लोग जो काम कर रहे हैं गजा में, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। इस तरीके से आज तक किसी ने कोई काम किया नहीं। 4 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ आपको। फ़लस्तीन के नौजवान भी देखने चाहिए जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। हेब्रॉन यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स हैं जो मार्च निकाल कर ये डिमांड कर रहे हैं कि गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। क्या आप इन्हें देख रहे हैं? इनके हाथ में फ़लस्तीनी झंडा है, इनके हाथ में कार्डबोर्ड्स हैं, और ये सब चाहते हैं कि गजा में जंग बंद हो, क्योंकि ये जानते हैं कि गजा की जंग का दायरा हल्के हल्के वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहा है। अगर वेस्ट बैंक को बचाना है तो गजा में जंग बंद करवाने की आवाज़ को बुलंद करना होगा। उनके साथ प्रोफेसर थे, सीनियर स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां सब फ़लस्तीनी। और यह हेब्रॉन यूनिवर्सिटी का गेट है जो बताया गया है कि 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगर आप इसमें भी चक्कर और फूल बने देखें तो उन्हीं दीवानों जैसी बात कर सकते हैं जिन्हें कई मस्जिदों और मज़ारों में बहुत कुछ दिखने लगता है। वो ये कहेंगे देखो यहाँ सूरज बना है, देखो यहाँ वो बना है, रथ का वो बना है। हर जगह डिज़ाइन ऐसे ही होती है। आप लोगों का जो है ना दिमाग का मामला ही कुछ लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, आपको वही दिखता है जो आपसे कहा गया। इजराइल के वॉर मिनिस्टर रहे बेनी गैंट्स, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि हमारे हॉस्टेजेस आप वापस घर लाइए, लेकिन हाँ याद रहे सेटलर्स को गजा में नहीं बसाना है, वरना ये ज़िंदगी भर का ज़ख्म हो जाएगा और हम हमले झेलते रहेंगे। फौरन हॉस्टेजेस को वापस लाइए, डील कीजिए। ये भी कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए हॉस्टेजेस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक बार हॉस्टेजेस को ले आए, ट्रूस हो गई, जंग बंद हो गई, फिर क्या? फिर तो पूछा जाने लगेगा कि हाँ यार, वो लाल डायरी में जो हिसाब मिला था वो पैसा तुमने कहाँ खर्च किया था। तो फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ खबरें थीं, अपने तरीके से ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।